नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, इतने सालों से हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इस दौरान में आपके साथ हमारा एक अलग ही रिश्ता कायम हो गया है। ये इस रिश्ते की बुनियाद ही है कि जिस वजह से आप हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछ पाते हैं। इन्हीं में से एक प्रश्न एक ऐसा हम तक पहुंचा है जिसने मुझे पिछले कुछ दिनों में दुविधा में डाल दिया। एक सवाल था एक बच्चे का, जिसने ये पूछा है, उसने जानना चाहा है कि मैं इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रहा हूं, आगे आने वाले समय में मेरी प्रतिस्पर्धा क्या इंजीनियर और टेक्निकल यानी साइंटिफिक लोगों से ही होने वाली है, या तो मेरी प्रतिस्पर्धा उनके साथ हो जिनका शैक्षिक जो उस शैक्षिक व्यवस्था में जिसका शिक्षण जो है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो उसके बराबर का हो। लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ के निकलते हैं और तब भी उसके लाइन में भी, उसके आने वाले अपॉर्चुनिटीज में भी अगर मुझे प्रतिस्पर्धा उनके साथ रखना हो जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो फिर मेरी पढ़ाई क्या वाकई व्यर्थ हो गई? सवाल शायद हम लोग इससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन सवाल में दम तो है। एक पिक्चर आई थी, थ्री इडियट, लेकिन उसमें भी एक सवाल पूछा गया जो बहुत अहम था, इससे मिलता जुलता सवाल, कि बच्चे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद एक मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए की डिग्री लेते हैं और उसके बाद बैंकिंग। तो फिर साहब इंजीनियरिंग क्यों की? कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति पर यह उठने वाला सवाल वाकई हमारे तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है कि इसका एक सही उत्तर तो होना चाहिए। अच्छा, समस्या क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है? नहीं साहब, मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स को शुरू से लेकर जिसने अध्ययन किया है, उसका जो एक बेसिक्स होगा, उसका जो फंडामेंट्स होगा, वो हमेशा एक टेक्निकल ग्रेजुएट से वो अधिक ज्यादा गंभीर और अधिक ज्यादा सीरियस, अधिक ज्यादा डीप होगा। लेकिन हम लोग इस बात को सोचते नहीं हैं। जब हम लोग एनालिसिस पर आते हैं तब कहीं ना कहीं हमारा जो तवज्जो होता है वो हमेशा साइंटिफिक एप्टीट्यूड को ज्यादा गया, लेकिन एक इकोनॉमिक्स के फंडामेंट्स को लेके बड़ा हुआ बच्चा वो अपने लाइन में टेक्निकल है। चलिए, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखते। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे वाणिज्य लेके पढ़ रहे हैं, जो अर्थशास्त्र लेके पढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि आज के दिन में जो यहां का जो डेटा, भारत का जो डेटा कह रहा है कि एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। जो अर्थशास्त्र लेके पढ़ना चाहते हैं, जो प्योर एक कॉमर्स का कोई एक लाइन लेके, फॉर एग्जांपल पब्लिक फाइनेंस लेके पढ़ना चाहते हैं, यानी बच्चे उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं करना चाह रहे हैं। स्पेशलाइजेशन करने वाला बच्चा सिर्फ दिमाग में ये बात रहता है कि ये करने के बाद मुझे तो शायद शिक्षण के लाइन में ही जाना पड़ेगा, मुझे टीचिंग जॉब में ही जाना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? तो आज जो चर्चा है, आज हम इसको अर्थशास्त्र के आजू बाजू रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के लिए तो आज हमने अपने स्टूडियो में जिनको आमंत्रित किया है वो है नेताजी सुभाष कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जय वर्मा। आज हम इनसे जानेंगे कि अर्थशास्त्र में वाकई आने वाले अपॉर्चुनिटीज क्या कम हो गई हैं, जो बच्चे अर्थशास्त्र लेके आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, और कौन कौन से उद्यम के रास्ते खुले हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर जय वर्मा जी से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभंकर जी। डॉक्टर साहब, बात अब अर्थशास्त्र की है। आप अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, आपने तमाम बच्चों को पढ़ाया है, और बता दूं, आप सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं आप उनको भी ट्रेनिंग देने जाते हैं, आपने उनसे भी आपको बहुत तारुफ होता है। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आप शुरुआत इकोनॉमिक्स, आप जिस लाइन से जुड़े हुए हैं, आज उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठना शुरू हुआ है कि जनाब इकोनॉमिक्स में जो उनका जो जिसको जो कहते हैं ना, जो फंडामेंटल जो स्टडीज़ जो करके बड़े हो रहे हैं, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लिया है, आज उनसे जुड़े सवाल आने वाले हैं। साहब, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा
इकोनॉमिक्स की जो एजुकेशन है, क्या वो आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो बच्चा ग्रेजुएशन में जिसने टेक्निकल स्टडीज करके जो बड़ा हुआ है, वो अचानक एक छोटा सा कोर्स एक स्पेशलाइजेशन का एक इकोनॉमिक्स में करता है, तो क्या उसकी जो जानकारी अर्थशास्त्र के बारे में होती है वो उतनी ही जानकारी होती है जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की हो? देखिए शुभंकर जी, पहले तो सभी श्रोताओं को नमस्कार, दर्शकों को। और जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में इकोनॉमिक्स बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है और बहुत सारे नए आयाम अर्थशास्त्र के लिए खुलते जा रहे हैं। अगर आप देखें, आपने जो बात कही कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं और एक छोटा सा कोर्स करके क्या उनका नॉलेज बढ़ जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स में जो एक बात आती है वो है हमेशा थोड़ा एनालिटिकल जो है माइंड सेटअप जरूरी है। और जहाँ तक बात है कि एजुकेशन सिस्टम की, तो हम तो ये किसी से कह नहीं सकते कि भाई अगर वो 9th से इकोनॉमिक्स पढ़ा है या इंटर के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो किसी के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होगा, ऐसा तो है नहीं। कोई भी बच्चा जो +2 है वो किसी भी स्ट्रीम से है, वो ग्रेजुएशन के लेवल पे भी इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकता है, या जो अगर आर्ट स्ट्रीम में है तो वो 10th या ऑनवर्ड्स वो इसको इकोनॉमिक्स को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन बात जहाँ तक टेक्निकलिटी की है, ये बात थोड़ा सा हाल के वर्षों में अगर आप बात देखें कि खासकर 91 के बाद जब से ये ग्लोबलाइजेशन की नीति भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई है, जब से मल्टीनेशनल कंपनियां आना शुरू हुई हैं, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने शिक्षा व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि मेन बात ये है कि जब एजुकेशन, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कितना है, 2% 3% मैक्सिमम। सही बात है, सही बात है। हमारा जो मेजर जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो उसके लिए खासकर जो ये नीतियां बनाई तो गई, मतलब ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई, और आज अगर हम बात करें तो करीब 30 साल लगभग जो है होने को है। लेकिन उसके बावजूद हमारी शिक्षा व्यवस्था में जिस हिसाब से परिवर्तन होना था, शायद उस हिसाब से नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये रहा कि बहुत सारे पॉलिटिकल और बहुत सारे मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ऐसा है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जहाँ पे विश्वविद्यालयों का अंतर जो है स्टूडेंट्स के बीच में मेजर डिफरेंसेस लाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ कि जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, वहाँ का सिलेबस आप देखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय है वहाँ का सिलेबस आप देखेंगे, आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे, और अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय है, JNU है, यहाँ का सिलेबस देखेंगे, तो आपको बहुत बिग डिफरेंस आएगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जिन विश्वविद्यालयों ने मार्केट के हिसाब से अपने कोर्स स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, जिन लोगों ने, जिनके अंदर ये बात थी कि भविष्य में जो अपॉर्चुनिटी है वो कारपोरेट सेक्टर में आने वाली है, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आने हैं, उन विश्वविद्यालयों के बच्चों के लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे सिलेबस को रिवाइज नहीं किया गया, जहाँ पे हम उसी इकोनॉमिक्स को लेके चल रहे हैं जो 60 और 50 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस था, तो वहाँ के बच्चों के लिए एक चैलेंज तो है। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ कोई टेक्निकल नॉन टेक्निकल नहीं होता। मेरा मानना है कि एक साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत होती है, और वो साइंटिफिक टेम्पर साइंस भी पढ़ने से नहीं आता है, वो एक सोच से वो पैदा होती है। वो किसी भी स्ट्रीम में आप आते हैं, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट्स हो और चाहे साइंस का हो चाहे कॉमर्स का हो, हमें एक साइंटिफिक टेम्पर की ज़रूरत है। और जब साइंटिफिक टेम्पर के साथ हम विषय को लेके आगे बढ़ते हैं तो शायद इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट का डिफरेंस जो है इकोनॉमिक्स में एक बिग डिफरेंस पैदा करता है। मतलब कहीं ना कहीं आपने बात ये की कि देखिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो बात हो रही कि ऐसा एक टेम्परामेंट अगर हो तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ बहुत सकते हैं। इसलिए जो है शायद जो हमारी व्यवस्था ने उन लोगों को ज़्यादा एक्सेप्ट किया, उनको हम लोगों ने ज़्यादा स्वागत किया जिनके पास साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। लेकिन ये बात कहने से एक बात तो समझ में आती है कि फिर तो बात वही है कि एक MA इकोनॉमिक्स करने वाला बच्चा वो यही सोचेगा क्या वो टीचिंग लाइन के लिए सिर्फ बना है। तो ये जो डर उनके अंदर जो बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप उस डर को वैलिडेट कर रहे हैं।
नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो अगर आप जैसा हमने कहा कि भविष्य में जो नौकरियां बढ़ी खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद, जी। वो जो आप साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के बच्चे इकोनॉमिक्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ कुछ जैसे कारपोरेट सेक्टर है, तो कारपोरेट सेक्टर की जो डिज़ाइन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो वास्तव में मॉडलिंग बेस्ड है। अगर आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, इकोनोमेट्रिक्स की अच्छी नॉलेज है, तो आपके लिए अवसर ज़्यादा है वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो परंपरागत ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसके लिए अवसर कम है, उसके लिए अवसर दूसरी जगहों पे हैं। जैसे अगर हमने बात की कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी जॉब हैं, चाहे हम सिविल सर्विसेज से लेके और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी बैंकिंग सेक्टर से लेके जो भी और भी जॉब हैं, वहाँ सब जो है कहीं ना कहीं जो एक कॉमन सिलेबस की बात होती है इकोनॉमिक्स के, वही गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। वहाँ कोई बहुत ऐसा नहीं पेपर कोई पढ़ाया जाता कि बहुत स्पेशलाइज्ड हो। स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत तब इकोनॉमिक्स में आ रही है ज़्यादातर जब हम रिसर्च में जाते हैं या हम जॉब को कारपोरेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये कहना कि जो है जो एमए इकोनॉमिक्स किया है या बीए इकोनॉमिक्स किया है उसके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं और उसके लिए अवसर नहीं है, ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अवसर दूसरे क्षेत्रों में है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर में ये बात सही शायद है उसी में कि शायद वहाँ एनालिटिकल स्किल चलिए, मतलब आप कहीं जी। ना कहीं इस बात को वैलिडेट जरूर कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं, यानी जो परंपरागत तौर पर जो हम जो एक शिक्षण व्यवस्था में थे, बाद में उसमें तब्दीलियां तो आई, लेकिन व्यवस्था उस हिसाब से तब्दील नहीं हुई जैसा कि उससे हम लोग अपेक्षा रखते थे। अब जब तक बात अपेक्षाओं की होती है तो उसमें बात सही भी है कि कुछ अपेक्षाएं पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी। लेकिन एक सवाल यहीं पे जरूर आता है। आपने अभी कहा कि भाई हो सकता है सरकारी स्ट्रक्चर में नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं सम्मिलित, और उसके अलावा भी बहुत चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है फिर से वही स्किल डेवलपमेंट, अपने स्किल्स को आप बढ़ाएं, कहीं ना कहीं आप अपने स्टार्टअप्स पर जाएं, अपना कोई उद्योग लगाएं। इन्हीं बातों पर शायद कहीं ना कहीं आप केंद्रित हो रहे हैं। सवाल तो फिर वही है। नहीं, देखिए अगर आप देखें तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर जो बीए और एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर अभी एनईपी की आई है, सीबीसीएस सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, तो सीबीसीएस सिस्टम में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे मैं बात करूं लखनऊ विश्वविद्यालय की या फिर और किसी भी विश्वविद्यालय को आप ले सकते हैं, तो स्पेशलाइज कोर्स में काफ़ी आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। वो परिवर्तन ये है कि जैसे कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के टूल्स जो हैं वो पेपर के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं था। इकोनोमेट्रिक्स को एज ए ऑप्शनल रखा गया कुछ जगहों पे कंपलसरी किया गया है कि जो बच्चा, अब बच्चे के पास चॉइस है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। वो कारपोरेट सेक्टर वो माइक्रो स्पेशलाइजेशन वो अपने हिसाब से चूज कर सकता बिल्कुल सही बात। तो ये समय की, जैसे हम सभी जानते हैं, सॉफ्ट स्किल की बात अभी आप कर रहे हैं, तो सॉफ्ट स्किल आज के समय की बहुत जरूरत है। और जब तक हम सॉफ्ट स्किल में अपने को कुशल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कन्वेंशन सिस्टम में हो या किसी भी सिस्टम में डिग्री से हमें मार्केट में जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, मैं टोक रहा हूं। बात आपने की सॉफ्ट स्किल्स की। सॉफ्ट स्किल्स या बिहेवियरल चीजें तो बात की बात आती हैं, वो तब की बात है जब आदमी नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो बात यह है कि वो उद्यम और वो उद्योग, चाहे वो उपक्रम सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, पहले वो एक जगह, मतलब आप जिसको कहते हैं ना कि वो एक्सेप्टेबिलिटी तो लाए। लॉयर्स के लिए आप कहते हैं कि भाई एलएलबी की डिग्री की एक नियम अनुसार उसकी एक दरकार पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं हम साइंस के ग्रेजुएट हैं, आइए चलिए हमको पता है, हमको उसमें भी साइंटिफिक एप्टीट्यूड चाहिए, और हमने उनको भाई कोर्ट में अपनी बात रखने को डायरेक्टली दे दी। तब भी आपको वहां पे एक वकील की आवश्यकता पड़ती है, और वकील के लिए वकालत का पढ़ाई होना जरूरी है। फिर एक इकोनॉमिस्ट होने के लिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई को इतना बेसिक क्यों मान लिया जाए कि एक बच्चा बीटेक या बीएससी करके निकलता है। डॉक्टर साहब माफ करिएगा, मैं इस जगह थोड़ा सा आपसे सहमत नहीं हूं कि जब आप ये कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है, और सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, सॉफ्ट स्किल की बात तो तब आती है, सॉफ्ट स्किल मतलब एक न तरीके से जो व्यवहारिकता जो है आपकी, कैसे आप बात करते हैं, किस तरीके से आपकी भाषा होनी चाहिए, आपका प्रेजेंस कैसे होना चाहिए, ये सब बातें तो तब की बात है जब बंदा अपने इंटरव्यू के डेस्क तक पहुंच चुका हो, वो नौकरी तक पहुंच चुका हो, तब तो ये बातें समझ में आती। लेकिन शुरुआती दौर पर अगर सभी को हम एक साथ खड़ा कर देते हैं
तो जो टेक्निकल लाइन से जो बच्चा है, जो साइंस के लाइन से बच्चा है, जो बीटेक किया हुआ बच्चा, उसके लिए तो तमाम आयाम खुले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस ढांचे में जो बच्चे आर्ट्स से निकल रहे हैं या इकोनॉमिक्स के स्पेशलाइजेशन करने से निकल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए हमने आयाम को सीमित कर दिया। बात यह है, उपक्रम चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, व्यवस्था में किसी न किसी के लिए जगह, थोड़ा उसको हम रिजर्वेशन तो नहीं कहेंगे कि नहीं उसके लिए आरक्षित होना चाहिए, आरक्षित की बात होना नहीं है, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको कहते हैं, न्यूनतम एक जो है शिक्षण, एक व्यवस्था जो है, उसके लिए तो उसको जरूरत है। तो फिर वहां पे भी अगर एक बच्चा बीटेक और बीएससी से ही अगर जूझ रहा है, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि बीए और एमए करने वाला बच्चा वो कहीं ना कहीं कम आंका जा रहा है। उनके दिमाग में हम लोग ये डाल दे रहे हैं। तब जब आर्ट्स के उसमें जब सिलेक्शन मजबूरी बन चुकी होती है, इसी वजह से कहीं ना कहीं देश में एक ऐसा एक सोच, एक रवैया हमारा है, अच्छा बच्चा आर्ट्स में पढ़ रहा है, अच्छा साइंस नहीं कर पाया होगा इसलिए आर्ट्स में है। हमने इज्जत देनी छोड़ दी। डीयू और जेएनयू में पढ़ने वाले आर्ट्स के बच्चे, वो मुझे तो लगता है वो देश में किसी भी आम तरीके से जो एक एजुकेटेड बंदे से कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, फिर इकोनॉमिक्स के लिए कोई विशेष लाइन क्यों नहीं? उनके लिए उपक्रमों में वो एक आधारभूत एक क्यों नहीं एक बेस बन सकता कि नहीं यहाँ पे हमें बीए और एमए वाले ही बच्चों को हम दें, यहाँ पे हम टेक्निकल बच्चों को हमें कहीं ना कहीं उनको रोकना पड़ेगा, उनके लिए एक जगह अलग से बनानी पड़ेगी। बिल्कुल शुभंकर जी, जो बात आप कह रहे हैं ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन जो आपने बातें कही, जैसे कि आपने बात की सॉफ्ट स्किल की, या जो आप बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल की, एक समय था कि जब इंटरव्यू डेस्क तक बच्चा पहुंचता था तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती, लेकिन आज की जो प्रणाली है, आज की जो रिक्वायरमेंट है, वो है कि हम इन स्किल्स को उसकी स्टडी के दौरान ही शामिल करें। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि सॉफ्ट स्किल्स की, जैसे हमने बताया आपको कि आज एमए इकोनॉमिक्स करने वाला जो बच्चा है, वो उसके कोर्स में ही कंप्यूटर जो है एनालिसिस शामिल है, उसके कोर्स में ही इंटरपर्सनल स्किल्स के वोकेशनल कोर्सेज शामिल किए जा रहे हैं एनईपी के माध्यम से। तो ये जो आप जेएनयू और डीयू की बात कर रहे हैं, वो वहाँ का बच्चा और इधर पूर्वांचल का बच्चा या लखनऊ विश्वविद्यालय का बच्चा, स्टेट यूनिवर्सिटी का बच्चा क्यों डिफर है? क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो इन्वायरमेंट है, वो कोर्स में ही ऐसा है कि जब बच्चा वहाँ से बीए और एमए करके निकलता है तो उसको मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जॉब मिल जाती है। अब जहाँ तक बात है कि भाई जो टेक्निकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स है, तो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को हम ये बात सही है कि रोका नहीं जा सकता। आज के समय में ट्रांस डिसिप्लिनरी बात हो रही है, इंटरडिसिप्लिनरी से भी हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज भी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है, पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर जो है बीकॉम या फिर जो कन्वेंशनल मेथड है बीए इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां जो है टेक्निकल जो बीटेक करके सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स किया है उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे टीचिंग में भी खासकर हायर एजुकेशन की बात अगर हम ना करें, अगर हम प्राइमरी ये इंटरमीडिएट एजुकेशन की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पद हैं वहाँ पे जहाँ पे जो है बीए इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट है और एमए इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये बात जो टेक्निकल स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए जो अतिरिक्त सुविधा मिलती है वो हमें मिलती है खासकर कारपोरेट सेक्टर में, कैपिटल मार्केट में। आप ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अब सिविल सर्विसेज है या इकोनॉमिक सर्विसेज है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में मुझे नहीं लगता कि कोई बीटेक करके एमए इकोनॉमिक्स करा वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा या जो बीए एमए इकोनॉमिक्स किया वो कम अच्छा कर पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि जब आप किसी कारपोरेट सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, तो उस वे में आप देखें तो खासकर जो है वो थोड़ा सा लाभ की स्थिति में होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल सिस्टम से बीए एमए करके बच्चे आते हैं, इनके लिए भी बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, जैसे हमने कहा बैंकिंग सेक्टर है, जैसे हमने कहा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, नाबार्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें इकोनॉमिक्स के जो सर्विसेज हैं उसमें बैकग्राउंड मांगा जाता है, मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन बीए और एमए इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। पर डॉक्टर साहब यहाँ तो 2% से भी कम की बात कर रहे हैं, 2% से भी नीचे के लिए ओपनिंग है जी। पर एक बात है, अभी आपने कहा कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो जब हम कंपेयर करते हैं डीयू या जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के साथ, आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात की, दोनों ही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बावजूद आपने कहा कि उसमें
उनके सिलेबस तक में अंतर है, तो क्या अब वो वक्त नहीं आ चुका कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिलेबस हो? एक स्टैंडर्ड सिलेबस का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए ताकि हर एक बच्चा उसी स्तर की पढ़ाई कर सके। कितने बच्चे होंगे जो डीयू या जेएनयू में सेलेक्ट हो पाते होंगे? कितने बच्चे हैं जो प्रेसिडेंसी जा पाते होंगे? तो क्या जरूरत नहीं है कि सिलेबस एक ही स्ट्रक्चर पे बनाया जा सके? नहीं, बिल्कुल ये बात आपने सही की, क्योंकि सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है और मुझे मेरा अपना खुद का मानना है कि सिलेबस हर साल रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर साल बदल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बदल बिल्कुल रही सही है, बात नेचर बदल रहा है। जी। तो जैसे डिफरेंस जो आता है ड्यू जेएनयू और स्टेट यूनिवर्सिटी और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो जो है सिलेबस को हर साल रिवाइज बदलते करते रहते हैं, वो हैं, डेवलप और कर हमारे रहे हैं। यहाँ क्या है कि सिलेबस डिसाइड हो गया है और वो 10 साल से वही सिलेबस चल रहा है। तो जब आपकी बात यहाँ पे ये नहीं है कि 2% जॉब और जो है 98% की जॉब की, अगर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, शायद एनईपी में इस बात को जो है करने की कोशिश की गई है, अब वो कहाँ तक सफल होती है वो अलग बात है, लेकिन जो है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक प्राइम जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर सिलेबस दें जो मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अगर तो वो बच्चा, जरूरत बनेगी। हाँ, वो सही बच्चा बात है। पब्लिक सेक्टर में जाना चाहता है तो उसके पास वो उसका चॉइस अपना हो, चॉइस है हाँ, और और अगर वो कारपोरेट या प्राइवेट सेक्टर के किसी जगह पे जाना चाहता है तो वो अपनी चॉइस बिल्कुल है। सही बात है। स्किल्स उसमें कहीं ना कहीं अवरोध ना आए। अच्छा तो डॉक्टर साहब, जी यहाँ तक तो बात हुई समस्याओं की। जी आपको समाधान की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जब सॉल्यूशंस की तरफ देखा जाए तो कुछ बच्चों को बताएं कि जो बच्चा इकोनॉमिक्स लेके आगे का करियर प्लान कर रहा है उसको क्या देखना चाहिए, वो कौन सी सोच लेके बढ़े ताकि आगे चल के उसके हाथ मायूसी ना लगे। अगर सरकारी संस्थानों में, अगर सरकारी उपक्रमों में अगर उसका नहीं हो पाता है तो वो और क्या कर सकता है? देखिए, शुभंकर जी, जो बात आपने कही कि वास्तव में ये बात आज के समय में बहुत सही है, क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब जो है बहुत कम है जी। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब के अवसर ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ स्किल्स की ज़रूरत है। तो हमें मानना है, हमारा मानना है कि जो एक तो इंस्टीट्यूट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दूसरा बच्चे को भी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड कोर्स करता रहे, कुछ ब्रिज हाँ। कोर्स करता रहे। और दूसरी चीज़ है ये है कि जैसे अगर कोई भी स्किल्स है, उसको लगता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंसेस आते हैं, हमने कहा कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस अपडेटेड होता है लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में सिलेबस नहीं अपडेटेड होता है, तो बच्चे को भी थोड़ा सा अपने लेवल पे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब वो माइंड सेट उसे करना है कि भाई हमें जो है कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स, थोड़ा मैथमेटिकल जो है एबिलिटी, इसको हमें आगे बढ़ना है। तो विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय को जो अरसास के बच्चे हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा जो है अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी को डेवलप करें, कंप्यूटर की जो है एबिलिटी को डेवलप करें, कंप्यूटर स्किल्स को अपने इम्प्रूव करें। तो जितने भी नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उस पर काम करना सीखें। तो अगर आप जो है अपने आप से इन सब चीज़ों को करते हैं और प्लस आप पढ़ाई भी करते हैं तो अवसर जो है आपको मिल सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, वो हमारी पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने को अपडेट करते रहें और वैल्यू एड ऑन कोर्सेज करते रहें, ब्रिज कोर्सेज करते रहें, क्योंकि विश्वविद्यालयों के सिलेबस में रियली डिफरेंसेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए ये बात भी समझ लेते हैं। अब आते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपना उद्यम शुरू कर सकता है। बिल्कुल। एक बच्चा जो अर्थशास्त्र लेके पढ़ा है उसके लिए कौन से उद्यम के रास्ते खुले हुए हैं ताकि वो भी अपना एक स्टार्टअप एक देख सके। एक सर्वे के अनुसार दोस्तों, हमारे देश में जो स्टार्टअप्स अभी तक जो खुले हैं उसमें से 90% स्टार्टअप्स वो हैं जिनको हम लोग स्टार्टअप्स के कैटेगरी में रखते हैं। ये वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। तो अभी एक सर्वे के अनुसार भारत में स्टार्टअप्स जिनको हम स्टार्टअप्स के कैटेगरी में रखते हैं उसमें से 90% स्टार्टअप्स हुए हैं जो कि टेक्निकल हैं, जो साइंटिफिक हैं, जो कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई हैं, जो किसी ऐप से जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं फिर से अगर बात को देखें तो वो ओपनिंग जाके वही बीटेक और बीएससी वाले लाइन के लिए खुल जाती हैं। आप कितने ऐसे स्टार्टअप्स बता पाएंगे जो कि एक बेसिकली एक इकोनॉमिक्स फील्ड से हो सकता है या बैंकिंग सेगमेंट में हो सकता है? अगर बैंकिंग सेगमेंट में है तो गवर्नमेंट का अपना है
जो बैंक्स हैं उनका अपना है, उसके लिए भी जो ऐप चाहिए है वो भी कोई ना कोई एक टेक्निकल बना रहा होगा। फिर इस इकोनॉमिक्स के बच्चे के लिए, इस अर्थशास्त्र के बच्चे के लिए स्टार्टअप्स में कौन सी और कैसी ओपनिंग है? देखिए, जो बातें आपने बताई कि जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, तो स्टार्टअप एक नया इनोवेशन की बात है, तो वो इनोवेशन तो जो है टेक्निकल, आप देखते हैं अगर मार्केट सर्वे करते हैं, देखते हैं चीज़ आसपास, तो ज़्यादातर उसमें खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे ज़्यादा दिखते हैं हमें। लेकिन ये बात भी सही है कि हम किसी से काम करा सकते हैं, लेकिन एक थॉट होता है, एक आइडिया जिसको हम कहते हैं, एक किसी भी नया आइडिया पे हम काम करना जो शायद इसके पहले जिस पे काम ना हुआ हो, एक इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, वो एक स्टार्टअप का रूप है। तो वो इनोवेशन जो है कैसे आएगा? वो इनोवेशन हमें क्रिटिकल थिंकिंग से मिलेगा। हमें सिर्फ जो है ये कहना कि साइंस और आर्ट में जो हम लोगों ने आज ये एक खाई कर ली कि आर्ट का बच्चा जो है वो एवरेज होता है, साइंस का अच्छा होता है। आज का जो समय है वो बच्चे चॉइस कर रहे हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, मुझे लगता है कि स्टार्टअप जो है एक इनोवेटिव आइडिया है, और वो आइडिया आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपके जो पढ़ने का तरीका है, जिस सिस्टम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं से आता है। तो उस चीज़ को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और अवसरों की कमी ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा सर्वे में आता है कि ज़रूर टेक्निकल की तरफ बायस लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम जो है देखें तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, जो मैं तो ये भी कहूँगा जो इकोनॉमिक्स की फील्ड से भी नहीं है, और वो बहुत अच्छा जो है इनोवेशन करा रहे हैं, बहुत अच्छे स्टार्टअप चला रहे हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी। तो बात ये है कि एक जो है क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव एक आइडिया, हमेशा कुछ नया सीखने और पढ़ने की जो ललक है वो हमारे अंदर एक जो है इनोवेटिव आइडिया डेवलप करती है, और उस आइडिया से जो है हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ हमें नहीं कि गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है जो स्टार्टअप वहीं पे करना है, हम अपने ढंग से भी कुछ जो है अपने आइडिया के, अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुछ स्टार्टअप हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि ग्रामीण भारत में अगर आप जाएं, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं स्टार्टअप तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा व्यवसाय मधुमक्खी पालन है, ऐसे लोग कर रहे हैं कि जो फूलों की खेती कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और बहुत ही हमारे भी जानने वाले हैं जो एमए इकोनॉमिक्स किया उन्होंने, वो चंदन की खेती कर रहे हैं, और आज वो बाहर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई टेक्निकल चीज़ ही आप बनाएं तभी जो है स्कोप है। आप जो है कोई भी एक आइडिया लेके चलते हैं जो शायद मार्केट में है, तो उसको और फिनिश रूप में करते हैं, या नहीं है तो और अच्छा है, तो आप में अवसर अच्छे हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इकोनॉमिक्स और दूसरे बच्चों की तुलना में देखेंगे तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बच्चे इस फील्ड में थोड़ा बेनिफिशियल होते हैं कि उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, उनको जो है कैसे काम करना है, प्रोडक्शन मेथड का थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा होती है अदर स्ट्रीम के बच्चों की अपेक्षा। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि इग्नू से जुड़े हुए हैं, जी। थोड़ा सा हमें बताएं कि इग्नू इस संदर्भ में अर्थशास्त्र के जो विषय को उसको प्रमोट करने की जगह पे इग्नू कितना सीरियस है, और वो ऐसे कौन से प्रोग्राम्स या कौन से स्कीम्स चला रहे हैं जिसमें आपके विभाग को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा हो? देखिए, जहाँ तक इग्नू की बात है, इग्नू जो है एक जो एक्सपोजर है इंटरनेशनल है, और नेक के द्वारा A++ की ग्रेडिंग है, और करीब 13 से 14 देशों में जो है इनके अपने सेंटर चल रहे हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, वो रियली एक इंटरनेशनल लेवल का है। और एक बहुत अच्छी बात लगी जो मुझे इग्नू के सिलेबस में लगी, जो कि मुझे कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी में, इवन मैं कहूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बहुत कम देखने को मिलती है। वहाँ पे एक एक्चुरियल साइंसेस है जिसकी डिमांड जो है आज के समय में जो है बहुत ज़्यादा है, और इंश्योरेंस सेक्टर में खासकर अगर आप बात करें तो इंडिया में बहुत ग्रोइंग ये मतलब सेक्टर है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखेंगे पूरे भारत में, और स्टेट यूनिवर्सिटी में भी अगर आप हम देखें, तो मुझे नहीं लगता स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं एक्चुरियल साइंसेस जो है पढ़ाई जाए, लेकिन इग्नू में जो है ये पेपर रखा गया है। तो अच्छा, इग्नू में ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कहीं वर्किंग हैं, किसी कारण उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई नहीं कर पाए, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो +2 के बाद ही कोई व्यवसाय शुरू कर दिया। तो इग्नू उनको एक ऐसा अवसर देता है जो एक क्वालिटी एजुकेशन और जिसका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मतलब उनके कहीं सिलेबस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंटरनेशनल
एक्सपोजर है, उस हिसाब से उन स्किल को इन्हांस करने की बात की। जैसे हमने बताया कि एक्चुअल साइंसेज वहाँ के सिलेबस में ऑलरेडी है, तो इस तरह का जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है। कुछ ब्रिज कोर्सेज भी हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स जो है शायद उसने नहीं पढ़ी +2 मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स कर सकता है। वहाँ से वो जो है मैथमेटिक्स का बेसिक कोर्स करके और फिर आगे जो है वो उसमें एक्सेल कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई इसकी, तो अब थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट की बात करें। उसमें आप लोग क्या फ़ायदा दे रहे हैं, किस प्रकार से आप बच्चों को सहायता कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, मैं जिस महाविद्यालय से हूँ वहाँ पे हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी जो है फोकस किया जा रहा है। जैसे समय की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आजकल जैसे कि मॉडलिंग की और खासकर कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें जो है आ रही हैं। इंटरपर्सनल स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, हम नहीं चाहते कि बच्चे सिर्फ जो है BA की डिग्री लेके मार्केट में जाएं। अब वो उनके पास जब ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो इसके बाद उनके पास इंटरपर्सनल स्किल्स, कंप्यूटर की स्किल्स, कैसे उनको मार्केट में फेस करना है, वो सारी स्किल्स वो अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही सीख कर जाएं। तो अगर ये सारी स्किल्स जो है सीखते हैं, जैसे इग्नू में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि जहाँ पे इस तरह के जो है प्रोग्राम चल रहे हैं और हमारे यहाँ बच्चे भी इसमें इनरोल्ड हैं, वो कन्वेंशनल सिस्टम के साथ साथ उस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हैं, कई सारे ऐसे जो है डिप्लोमा प्रोग्राम भी हैं। तो बहुत सारे बच्चे अपने जो कन्वेंशनल सिस्टम UG का है, BA BSc BCom, उसके साथ साथ इग्नू के जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको कर रहे हैं और वो एक बेहतर स्थिति में है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस कार्यक्रम पे आके हमारे बच्चों को उनके ज्ञान में इतनी वृद्धि की। आपने बताया कि इग्नू कहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आप अर्थशास्त्र के विभाग में कुछ अगर आप आगे करना चाहते हैं। एक बात कई बार डॉक्टर साहब ने रिपीट किया, वो था इंटरपर्सनल स्किल्स। इसको लेके प्राइम टीवी एवं करियर काउच बहुत सीरियस है। और मैं बता दूं कि ये जो दौर इस समय एडमिशन्स का चल रहा है, इस दौरान में हम लोग कई छोटे छोटे कोर्सेस, कुछ हम लोग टैलेंट शोज भी करते हैं, टैलेंट हंट भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम छोटे छोटे कोर्सेज भी बनाते हैं जिसमें डॉक्टर साहब जैसे जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन कोर्सेज का एक ही सिर्फ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है, एक मोटिव एक ही है कि हम आपके अंदर वो जो मिसिंग ब्रिक्स कहते हैं ना आपके करियर में, वो हम भर सकें, उन जगहों को भर सकें, ताकि कल जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करने जाएं तो आप पूरी तरीके से तैयार हो सकें। कैसे व्यवहार रखना है, कैसे बातचीत करनी है, एक दरवाजे पे खड़े होकर जब आप कहते हैं सर प्लीज मे आई कम इन, वो जो आपका खड़े होने का जो पोस्चर है, वहीं से जो है आपकी मार्किंग शुरू हो जाती है, वो आपकी पर्सनालिटी को एक जवाब दे जाता है। दोस्तों, ये सारी चीजें जो हैं, ये जितने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स के कोर्सेज होते हैं, ये सारी चीजें हमारी व्यवस्था को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसको परिपूर्ण करती है। इसको कभी भी हल्के में मत लीजिए। अगर कहीं से भी आपको ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज मिलते हैं, इन सारे कोर्सेज को लीजिए। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आप आर्ट से हैं तो हाँ, आपके पास चुनौतियां हैं, लेकिन वो चुनौतियां ऐसी नहीं है जिसके साथ आप लड़ ना सकें। या वो ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है जो कि आपको एक टेक्निकल के सामने झुका दे या दबा दे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ये बात डॉक्टर साहब ने भी आपको बताई। सरकार NEP लाएगी, हमेशा से जो सिस्टम है वो इवॉल्व करेगा, लेकिन सिस्टम के इवोल्यूशन के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको भी अपने चरित्र में, अपने कामकाज के ढर्रे में, अपने पढ़ाई लिखाई में, उसमें भी आपको भी इवॉल्व होते रहना होगा, डेवलप करते रहना होगा, और तभी जाके आप पूर्ण रूप से शिक्षित कहला सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है, आज यहीं पे हम आपसे विदा लेंगे। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतने खूबसूरती से अपने बच्चों के सामने अपनी बात रखी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ छोटे छोटे कोर्सेस प्राइम टीवी के साथ हम इस तरीके से सामने लाएं, करियर काउच का प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल किया जाए, जिसमें हम छात्रों के लिए उनको और हम अपॉर्चुनिटीज दे सकें। जी बिल्कुल। ये हमारी तरफ से एक हम लोग अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ कंसेप्ट नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, जो कि हम सरकार तक ले जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों का फ़ायदा आप तक
शुरू से और ज़्यादा डिटेल में मिल सके। आपको अगर अपने विषय में कुछ भी जानकारी चाहिए हो, अपने करियर रिलेटेड कोई भी समाधान चाहिए हो, तो आपको पता है हमारे नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं, जो व्हाट्सएप के डिटेल्स हैं, जो ईमेल आईडीज़ हैं, उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। कोई भी अगर आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा टॉपिक आता है, आप हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में उनको सम्मिलित करना। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे नाइट एट 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी।